आज हिंदी सबके लिए ओके है? ठीक है। आज मैंगो प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इस पे जो सेमिनार हो रहा है उसके इनॉग्रेशन फंक्शन में उपस्थित स्पेशल गेस्ट माननीय श्री अरविंद जी बेल्लाड, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन कर्नाटका। चीफ गेस्ट फॉर दिस फंक्शन डॉक्टर विष्णुवर्धन सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट। डॉक्टर मुद्दू गंगाधर, ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन। श्री भीमसेन कोकरी जी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डायरेक्टर। उनके साथ यहाँ जो ऑनरेबल गेस्ट उपस्थित है, श्री प्रकाश सोबाट जी, डेप्यूटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। श्री काशीनाथ भद्रावन, जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। श्री सुभाष अक्कलवाड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन। श्री प्रमोद जी गनौरकर, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन। और इस प्रोग्राम के मेन जो आयोजक है, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, वो डॉक्टर राजेंद्र पोद्दार सर जी और बाकी ऑल द डिग्निटरीज who are present on the stage, and also all the mango growers from the Dharwad and surrounding district। मैं सबको एक बार फिर वापस आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया। कर्नाटका, खास करके नॉर्थ कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी जो हमारा मराठवाड़ा एरिया है या फिर साउथ महाराष्ट्र है, ये सबका अगर देखा जाए तो एक ही कल्चर है। हम लोग एक ही कल्चर के भाग है, हमारे देवता भी एक है। हम लोग सब पंढरपुर के विठल को पूजते हैं और भाषा अलग है लेकिन सोच एक है, और हमारे प्रश्न भी एक ही है। और ख़ास करके खाने पीने में भी कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग सब जवार खाने वाले लोग हैं, जवार बाजरा खाने वाले लोग हैं। और सबका जो बैकग्राउंड है, सबका किसानी है। आज धारवाड़ और हुबली का जो नाम है पूरे दुनिया में आईटी की वजह से लिया जाता है। और यहाँ से जो मूवमेंट चालू हुआ, जो आईटी सेक्टर, जो भी कुछ कर्नाटक का जो एक आइडेंटिटी है और पूरे देश की जो एक पहचान बन चुका है, उसकी शुरुआत धारवाड़ और हुबली से जो कुछ बैकग्राउंड है, डॉक्टर नारायण मूर्ति या फिर डॉक्टर गुरुराज देशपांडे, ये सब लोग जो है इस भूमि से निकले। धारवाड़ की जो पहचान है, जैसे महाराष्ट्र में पुणे एक कल्चरल सिटी, उस तरीके से पुणे को पहचान जाता है, वैसे धारवाड़ हुबली एक कल्चरल सिटी कर्नाटका का है। ये 2 साल पहले जब मैं आया था यहाँ, 2 साल पहले हुबली में आया था सर, और तब मुझे डॉक्टर गुरुराज देशपांडे उन्होंने इनवाइट किया था। देशपांडे फाउंडेशन का जो फंक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, डेवलपमेंट डायलॉग करके एक हर साल फरवरी में कॉन्फ्रेंस होता है। और सब स्टार्टअप्स जो अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, उनका वो एक कॉन्फ्रेंस होता है 2 दिन का। तो 2 साल पहले मैं गुरुराज देशपांडे सर उनके इन्विटेशन पे आया था और तब डॉक्टर नारायण मूर्ति, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके साथ बातचीत करने का मौका भी मिला था। तो ये जो कुछ यहाँ कुछ जो हो रहा है, ये पूरे धारवाड़ और हुबली डिस्ट्रिक्ट में जो एक कल्चर, इनोवेशन का कल्चर और उसके साथ डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का कल्चर जो बन रहा है, उसके साथ जोड़ने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए भी एक खुशी की बात है। और आज ये फंक्शन में जो बातचीत 2 दिन होने जा रही है, मैंगो पूरे इकोसिस्टम क्रिएशन पे, मैंगो प्रोडक्शन से लेके मैंगो प्रोसेसिंग से लेके मैंगो एक्सपोर्ट या मार्केटिंग का तक के जो भी कुछ 2 दिन का जो डिस्कशन होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सही तरीके का एक कदम है कि हम लोग एक साथ अगर आए और एक प्रश्न को अगर एक साथ अगर मिलके उसको सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने तो एक्सपीरियंस किया है ग्रेप में, लेकिन आप लोगों को आपने एग्रीकल्चर में ना हो लेकिन आईटी सेक्टर में ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यही दिशा एग्रीकल्चर को भी ज़रूरत है। आईटी में जो कुछ हुआ, हरवी सर आपको तो ये बैकग्राउंड तो पूरा मालूम है,
आईटी सेक्टर जब 90 में डेवलप हो रहा था, तब उसमें जो भी कुछ है, मतलब ये नारायण मूर्ति सर से लेके जो भी आईटी के आज जो स्टालवर्ड जिनको बोलते हैं, ये लोग जो कुछ काम कर रहे थे उसके बारे में गवर्नमेंट को भी इतना ज़्यादा कोई बैकग्राउंड मालूम नहीं था। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, क्या प्रोडक्ट है और इसको कहाँ दुनिया में बेच सकते हैं और उसकी इतनी कीमत हो सकती है, ये तब किसी ने समझा नहीं। तब मतलब जब ये लोग काम कर रहे थे सब जो भी आईटी सेक्टर इंजीनियर, हाँ वही पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ समझा ही नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और तब मतलब उन्होंने जब देखा पोदा सर, उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को उन्होंने ग्लोबल मार्केट में बेचने के हिसाब से ना तब से विजन रखा, मतलब अमेरिका के क्लाइंट को कैसे बेचे सॉफ्टवेयर, यूरोप में कैसे बेचे, ये जो विजन उन्होंने रखा और उसमें फिर जो मेहनत की उन्होंने, मतलब एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल और एकदम पूरी प्रोफेशनल तरीके से, उसका नतीजा है कि आज 30 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में आईटी सेक्टर की वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना वैल्यू क्रिएट हुआ, आईटी सेक्टर को जोड़ के फिर कितना रियल इस्टेट से लेके जो भी कुछ डेवलप हुआ है। तो उसको अगर देखेंगे तो उसकी शुरुआत जो एक वहाँ के तब यंग इंजीनियर उनके माइंड में शुरुआत हुई, उन्होंने वो विजन रखा कि हम लोग इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट पूरे देश में बेचे और उसके लिए जो है गाँव से लोग, छोटे छोटे गाँव से एग्री जो भी आईटी इंजीनियर है या फिर आईटी में जो कुछ लोगों ने तब छोटा मोटा कुछ जो सीखा, उसका आज देखे जाए तो पूरे देश में भारत की आइडेंटिटी एज अ आईटी इंडस्ट्री लीडर है। ये जो आईटी में हो सकता है वो एग्रीकल्चर में क्यों नहीं हो सकता है? और उसी तरीके का पोटेंशियल हमारे पास एग्रीकल्चर में भी है। पूरे देश में जिस तरीके का क्लाइमेट है, एग्रो क्लाइमेटिक जो अलग अलग जोन है, अभी कर्नाटक में ही आप देखोगे या महाराष्ट्र में भी देखोगे तो हाई रेनफॉल एरिया, वहाँ से लेके ड्रॉट प्रोन एरिया अलग अलग, मतलब यहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा कोकन की तरफ जाएंगे तो 3000 mm के आसपास रेनफॉल है, और ये धारवाड़ में या थोड़ा सा बागलकोट में जाएंगे तो 300 mm रेनफॉल है। तो विदिन 100 किलोमीटर वी हैव एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और उसके साथ फिर जो मतलब अलग अलग जो प्रोडक्शन है हम लोग ईयर राउंड कर सकते हैं, ये भारत में ही पॉसिबल है। पूरे दुनिया में आप देखोगे जो नेचर ने जो गिफ्ट दिया है हमें, खास करके ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी जो महत्व है वो हमें ही मालूम नहीं है, ऐसे हालत है। और उसकी वजह से फिर हम लोग हमारे प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि हम लोग जो भी कभी किसान एज ए किसान मिलते हैं तो हमारे क्या प्रश्न है, हमारे कितनी बुरी हालत है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कभी बात करते नहीं है। अभी अब 2 दिन से हम लोग मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं और जितने भी प्रश्न आपने बोले, अभी आप भी जिस तरीके से जो प्रश्न की बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, या फिर पोस्ट सर्विस की इशू है, फ्रूट फ्लाई का इशू है, जितने भी इशू के बारे में बात करते, अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी बात नहीं करते। अभी आपने बाला साहेब देशपांडे उनका एग्जाम्पल दिया, उन्होंने किस तरीके से मार्केटिंग किया, रिटेल का एग्जाम्पल खड़ा किया, उन्होंने धारवाड़ में स्टॉल किया था, करेक्ट ना? मैं दूसरे बाला साहेब का आपको एग्जाम्पल दूंगा। हमारे ग्रेप इंडस्ट्री में बाला साहेब जगताप करके फार्मर, आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो 92 की बात है, 92 की बात है। बाला साहेब जगताप नासिक के पास पिपलगांव एक गांव है, वहाँ से वो ग्रेप फार्मर थे और 10वीं पास, ज़्यादा एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। और वो अपना ग्रेप फार्मिंग के साथ थोड़ा सा जब टाइम होता था तो टैक्सी चलाते थे नासिक, पिपलगांव से नासिक। तो वो जो टैक्सी जब उस दौरान उनकी किसी से मुलाकात हुई, एक कुलकर्णी करके पर्सन थे और वो नासिक से ही बिलोंग करते, लेकिन वो लंदन में रहते थे तब। तो बातों में निकला कि मैं ग्रेप फार्मर हूँ, उन्होंने ऐसे ही उनका परिचय करके दिया और फिर उसके बारे में, ग्रेप के बारे में बातें होने लगी। तब वो कुलकर्णी जी ने उन्होंने बोला कि लंदन में तो अंगूर का भाव 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, तब पाउंड की बात चलती थी, 4 पाउंड वगैरह रेट। तो ये फिर वो अंगूर वहाँ 200 रुपये में बेच रहे, और बाला साहब जगताप बोल रहे थे कि मेरे अंगूर को 10 रुपये मिलता है, यहाँ नासिक में बेचो या फिर दिल्ली में बेचो। तब ये बातों में उनके दिमाग में आया कि बाला साहब जगताप के, मेरा अंगूर लंदन क्यों नहीं जा सकता, मैं लंदन में अगर वो अंगूर बेचूँ तो 10 रुपये का अंगूर को मुझे 100 रुपये मिल सकते हैं। अभी ये सिर्फ उनके दिमाग में नहीं आया, तो उन्होंने उसको मन में ठान लिया कि ये मैं करूँगा, मैं मेरा अंगूर है ना लंदन लेके जाऊँगा।
92 में 91 में 92 से पहले वो एक साल पहले की बात है, वो उनका कुछ बॉक्सेस ग्रेप के बॉक्स लेके कुलकर्णी जी के साथ लंदन गए। वो डेयरिंग जो बोलते हैं ना हम लोग, कोई भी मतलब इस तरीके का जो धाड़स होता है उनके अंदर था, तो उन्होंने किया। ऐसे 2 बॉक्स लेके गए सिर्फ, और वो लंदन में फिर उन्होंने वहाँ के ट्रेडर को दिखा, और वो ऐसे पीरियड में गए थे कि तब उधर लंदन में शॉर्टेज था ग्रेप का, मई महीने में गए थे। तो फिर वो ट्रेडर ने पूछा अंगूर की क्वालिटी तो अच्छी है, आप ये 2 बॉक्स की जगह ज़्यादा क्वांटिटी दे सकते हैं क्या? फिर बाहर से जब तक वापस आए उन्होंने 1 टन अंगूर पैक किया, एयर इंडिया को अप्रोच किया, फिर उसको थोड़ा सा ये करके जुगाड़ करके वो लेके गए, और वो 1 टन अंगूर का बहुत अच्छा पैसा है, एकदम 10 गुना पैसा है। तो वो देख के फिर उनके दिमाग में आया, यार ये फिर तो मैं बाकी कहीं ना बेचूँ, मैं लंदन में बेचूँ। वो सोच के वापस आए, फिर गवर्नमेंट के पास गए। तब ऑनरेबल शरद पवार वो चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने बाला साहब जगताप ने जाके उनको बोला कि इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ अंगूर बेचने की जगह लंदन अगर बेचूँ तो मुझे 10 गुना पैसा मिल सकता है, और मैंने एक कंसाइनमेंट बेचा है, उसका फ़ायदा भी ऐसे हुआ। तो गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए कि मुझे बाई ईयर मेरा और अंगूर जाए, उसके लिए मुझे बुकिंग एयर इंडिया में देने के लिए आप कोशिश किए। तो फिर गवर्नमेंट मतलब शरद पवार साहब ने भी उनको सपोर्ट किया, एयर इंडिया को बोला कि इनको कंसाइनमेंट के लिए जगह दीजिए, फिर और 5 टन वगैरह गया। वो सब समझने के बाद उनके समझ में आया कि अंगूर तो 100 रुपये का है, लेकिन उस पर भाड़ा 200 रुपये का जा रहा है, और बाय एयर अगर जाएंगे तो कभी ये धंधा कुछ फ़ायदे वाला नहीं है। ये नाम के लिए ठीक है एक्सपेरिमेंट। मैं इसलिए अभी ये थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ कि मैंगो की हालत वही है। मैंगो में जितना भी कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है ना सर, वो जा रहा है बाय ईयर, और प्रमोद जी को मालूम होगा, मतलब वो 4 आने का आम और उसका 12 आने का तो भाड़ा जा रहा है। मतलब धंधा हम लोग मैंगो का कर रहे हैं या फिर सिर्फ रेट का कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। फिर लेकिन उसमें फिर अगला जो स्टेप था बाला साहब जगताप, और तब वो हमारी ग्रेप ग्रोअर एसोसिएशन वो बहुत पावरफुल है। जैसे आपने एसोसिएशन बनाई मैंगो की, वैसे आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में ग्रेप ग्रोअर एसोसिएशन, कोकरे साहब को मालूम है कितना स्ट्रांग एसोसिएशन 50 साल से। वो एसोसिएशन के लेवल पे इस पे काम हुआ कि नहीं, इसको हमें बाय एयर की जगह बाय सी अंगूर जाने के लिए हमें इसके टेक्निकल प्रोटोकॉल और इसकी जो कुछ है टेक्नोलॉजी है वो लानी पड़ेगी। वो अगर करेंगे तो जो 100 रुपये इसका जहाज अपना बाई एयर का जो भाड़ा है उसको 10 रुपये में अगर करेंगे, जो 90 रुपये बचेंगे वो तो फ़ायदा है। और फिर वो बाद में उसका बाय सी अंगूर भेजने का प्रोटोकॉल डेवलपमेंट का काम हुआ। ग्रेप ग्रोअर एसोसिएशन के लोग चिली गए, अमेरिका गए, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी लाने का काम हुआ, गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया। और वो शुरुआत जो 92 में हुई, ये छोटी सी शुरुआत, आज की सिचुएशन है कि 2.5 लाख ग्रेप्स, 2.5 लाख टन ग्रेप्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। 2.5 लाख टन। सबसे आज जितने भी हमारे फल है, सब फल में अंगूर का नंबर 1 है, और टोटल जितना सब फलों का मिला के एक्सपोर्ट है उसमें अभी अंगूर ऑलमोस्ट 50% है। अभी 2 बनाना भी बढ़ गया, लेकिन बाकी सब फल, वो फिर आम से लेके फिर हम लोग अनार से लेके जितने भी नाम लेंगे, सब फलों में अगर इसी तरीके से सोचे तो ये पॉसिबल है। अभी ये सोच की बात है, सिर्फ कैसे हम लोग सोचते हैं। हम लोग पॉजिटिव सोचते काम करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम की जगह अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी वो हमारे हाथ में आने के लिए काम कैसे करते, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते, इसके ऊपर हमारा भविष्य है। ये जो थोड़ा मैंने डिटेल में इसलिए बोला कि क्योंकि जो अभी आपने फिल्म में भी देखा, जो 1-2 रील में भी देखा, मैसेज वही है। जब तक हम लोग कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते नहीं है, जब तक इकोसिस्टम पूरा करते नहीं है और इकोसिस्टम बनाने के साथ में आते नहीं है, तब तक बदलाव होने वाला नहीं है। बाकी टेक्निकल बातें बहुत होगी, लेकिन एक साथ आने की बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक साथ आके पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग, पोस्ट सर्विस सब एक साथ करने का हमें रास्ता तैयार करना पड़ेगा, तभी चेंज होगा। मेरी शुरुआत सर ने जैसे बोला कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर एज अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, ऐसे मैं 95 में बाहर निकला। अभी ऑलमोस्ट 30 साल का उसके बाद का जर्नी है। 30 साल में जो कुछ अलग अलग आप इसको देखेंगे फेजेस में, तो 95 से 2004 का पहला फेज़ 8 साल मैंने सिर्फ फार्मिंग किया, सिर्फ खेती की, खेती छोड़ के कुछ नहीं किया था। और मेरा सोच बस सिंपल थी कि मैं एग्रीकल्चर जो भी कुछ एजुकेशन लिया है
उसका पर्पज़ है कि मेरे घर में जो कोई खेती चल रही है उसमें सुधार ला के आऊँ। हमारी फैमिली में पिताजी और 5 चाचा, मतलब 6 भाई सब मिलके, पिताजी और उनके 5 भाई सब मिलके हमारी ऐसे जॉइंट फैमिली 35 लोगों की फैमिली थी, और वो पूरी फैमिली खेती पे डिपेंडेंट। अभी बहुत सारे लोगों का सिचुएशन कॉमन होगा। और पूरी हमारे नासिक के पास मेरा एक 10 किलोमीटर पे आड़गांव गांव है। तो हमारे गांव में सिर्फ 10% एरिया इरिगेटेड और 90% एरिया रेनफेड, जहाँ मतलब अपना बारिश के टाइम पे बाजरा होता था, और बाजरा निकालने के बाद कोई तो एक आधा सब्जी, कोई थोड़ा सा आलू या फिर कोई कैबेज जैसे सब्जी, और बाकी समर में ज़मीन खाली। और जो 10% लैंड इरिगेटेड, वह एक तो गन्ना या तो फिर थोड़ा सा छोटा मोटा अंगूर की खेती होती थी। तब हमारी फैमिली में 95 में जब मैं घर पे आया था, तो हमारे पास एक 4 एकड़ अंगूर था, और बाकी थोड़ा सा सब्जी और ये सब नॉर्मल बाजरा और ऐसी खेती चलती थी, और सब घाटी की खेती। तो मेरी सोच थी कि मैं अभी 4 साल सीख के आया हूँ, तो अभी घर में जाके कुछ सुधार लेके आऊँगा। इनको कुछ समझता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अभी सीखा हूँ, तो ज़्यादा मैं अभी इनको सही तरीके से ना ये करूँगा, फार्मिंग कैसे करना है वो सिखाऊंगा और फ़ायदे वाली खेती करूँगा। लेकिन जब खुद खेती करने लगा, तो मतलब पहले दिन से जो घाटा मैंने देखना चालू किया, 8 साल घाटा देख के कुछ घाटा छोड़ के कुछ देखा ही नहीं। और घाटा होने के कारण अलग अलग, अभी वो पूरी डिटेल स्टोरी में बोलूँगा तो टाइम या सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन जो एक अनुभव रहा कि 8 साल का मैंने घाटा छोड़ के कुछ खेती में देखा नहीं। 50,000 का कर्जा लिया था अरविंद जी, और वो लिया था एक साहूकार से, क्योंकि कॉलेज से जस्ट पास आउट था, तो बैंक वगैरह खड़ा करने की कोई तो बात नहीं थी। तो 4% इंटरेस्ट पर मंथ, तो एक प्राइवेट साइकिल से मैंने वो ऐसे 50,000 रुपये लिए, और ये सोच के कि मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। क्रॉप जो था हमारा स्वीट कॉर्न करके जो होता है ना, आपने कोई फार्मर करता होगा, तो स्वीट कॉर्न का वो फार्मिंग का मैंने सोचा था 3 महीने में क्रॉप निकल जाएगा। 50,000 का जो खर्चा है उसके आगे 1.5 लाख रुपए बनेगा, तो ये छोड़ के भी इंटरेस्ट वगैरह काट के भी, बाकी काट के मेरे हाथ में पैसा बचेगा। और ये सोच के सब वो किया। लेकिन जो खेत में किया था, थोड़ा रेंट पे लेके खेती की थी, वो जो खेत था वह पानी की थोड़ी दिक्कत थी, और हमने ये सोचा कि वो इसमें जो खेत में जो वेल थी, जो क्या बोलते हैं आप इसको, बावड़ी, हाँ, तो उसमें पानी की थोड़ी दिक्कत थी। तो उसने फार्मर ने मुझसे वो पैसा एडवांस में मांगा, और वो पानी वो खेती का वो अपना वेल का काम करने के लिए उसने खर्चा किया, लेकिन पानी लगा ही नहीं। और हमने जो किया था, जो स्वीट कॉर्न सोइंग किया था, वो आधा रहा। जहाँ हमने सोचा था 4 टन निकलेगा, वो 4 टन की जगह 1 टन भी नहीं निकला, और पूरा घाटे का सौदा रहा। तो पानी सफिशेंट न मिलने की वजह से पहला लॉस देखा। उसके बाद फिर जो लॉस देखते रहे अलग अलग कारण से। कैबेज किया, तो कैबेज में जब रेडी हुआ तो मार्केट पूरा क्रैश था। मार्केट में लेके जाने के लिए भी वो अफोर्डेबल नहीं था, तो सीधा पूरा ट्रैक्टर से उसको क्रश करना पड़ा। तो ऐसे एक करके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने 8 साल देखे। जो भी कुछ है अपना अंगूर की खेती के, अपना अंगूर है सब्जी की खेती, उसके साथ फिर डेयरी भी करके देखी, अलाइड एक्टिविटी करके देखी, और सब में कहीं ना कहीं घाटा होता रहा। ये सब में जो भी था, एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी कि मैं एजुकेटेड हूँ, पूरा ऑनेस्टली खेती कर रहा हूँ, सोच के कर रहा हूँ, फिर भी घाटा देख रहा हूँ, तो बाकी किसानों की क्या हालत है। तब मैं अन्ना हजारे के साथ है ना शुरू में काम कर रहा था, विलेज डेवलपमेंट में, वाटरशेड डेवलपमेंट में। तो वो एक पैरेलल जो सोच चल रही थी कि एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की, वाटरशेड डेवलपमेंट की, लेकिन इसमें अगर खेती अगर फायदे वाली नहीं है, वो घाटे का धंधा है, तो बाकी ये डेवलपमेंट होगी कैसे। बाकी चैरिटी से कुछ डेवलपमेंट होगी नहीं। अगर बदलाव होगा तो खेती पहले फायदे वाली होनी चाहिए, और वो खेती मेरी अगर फायदे वाली है तो मैं दूसरे को बोलूँगा कैसे करनी खेती फायदे वाली, और मैं घाटे का धंधा कर रहा हूँ तो कैसे होगा। तो मेरे मन में ये पूरा जो विचार चल रहा था कि जो भी कुछ घाटा हो रहा है उसके जो भी कारण है, कहीं फिर वो क्लाइमेट की वजह से है, कहीं पानी की दिक्कत की वजह से है, कहीं मार्केट नहीं है, या फिर कोई पेस्ट डिसीज है, ये सब पे उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं अकेला उतना मेरी ताकत नहीं है, मैं उतनी मेरी क्षमता नहीं है। और वो अगर करनी है मुझे क्षमता, तो मुझे
लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। और वो भी एक जिनके एक क्रॉप एक है, जिनका प्रोफेशन एक है, उनको साथ में लाना पड़ेगा। जनरल बात करके नहीं चलेगी। और तब ये उसमें फिर जो मॉडल जो हमें लगा कि सही मॉडल है, वो अमूल का मॉडल जो मिल्क में हुआ कि मिल्क की फार्मर जो गुजरात से लेके आज आपके नंदिनी तक एक साथ आके जो पूरी इकोसिस्टम प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक, मार्केटिंग तक, एक पूरा जो एक इकोसिस्टम बना के जो काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ तो थोड़ा सा जो एश्योरेंस है, स्टेबिलिटी है, और फिर उसके साथ आगे की उसमें प्रोग्रेस भी है। और ये करना हमें हमारे क्रॉप में करना पड़ेगा। जो मिल्क में हुआ वही मुझे अंगूर में करना पड़ेगा। उसी तरीके से सोच रखनी पड़ेगी कि हम लोग छोटे छोटे प्रोड्यूसर है, हमारे 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती है, लेकिन हम हमारे जितने भी अंगूर किसान हैं, हम लोग अगर साथ में आना चालू करें और फिर सिर्फ प्रोडक्शन करना सोचे, तो उसका मार्केटिंग तक का जो भी इकोसिस्टम है वो सब अगर क्रिएट करे, तो फिर हमारे लिए कोई अलग दिन या फिर थोड़ी सी सिचुएशन अलग होगी। और वो फिर कोशिश 2004 में मैंने फर्स्ट टाइम की। 2004 में मैंने 10 फार्मर का ग्रुप बनाया गांव में, या थोड़ा सा बाकी फैमिली फ्रेंड में से, और 10 फार्मर का ग्रुप मिला के हमने अंगूर का खुद डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रयास किया। और वो भी उसमें ये जो हुआ कि हमने मार्केटिंग फिर लोकल कोई नासिक मुंबई में करने की जगह हमने सीधा एक्सपोर्ट का सोचा। कारण भी ये था कि मेरी खुद की हालत इतनी बुरी थी, इतने घाटे थे, वो घाटे अगर मुझे ये करना है, निकालना है खेती में से, तो मुझे 2 पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। नहीं तो मेरा नासिक में मैं 20 रुपये का अंगूर है, वो 20 की जगह 22 में भी बेचूंगा तो कितना मुझे ज़्यादा फायदा होगा। उसकी जगह मैं एक्सपोर्ट का सोचूंगा तो 20 की जगह अगर 40 रुपये मिलेंगे, तो फिर मेरा नुकसान जो है, जो घाटा है, वो कवर करने के लिए आसान होगा। ये सोच के मैंने वो एक्सपोर्ट का ये 2004 में फर्स्ट टाइम एक कोशिश की, और वो कोशिश नाकाम रही, मतलब फेल रही। फिर 2004, 5, 6 में भी मैंने फेल्योर देखा। लेकिन उसका फिर जो हमने एक्सपोर्ट करने की जो कोशिश की थी, उसमें फेल के जो कारण थे, जो कारण से हमने उधर नुकसान देखा, वो हमने फिर वापस समझा कि क्या नुकसान उनके क्या कारण है। कि हमारे अंगूर की क्वालिटी बराबर नहीं है, हमारा प्रोडक्शन तक का काम ठीक है, लेकिन पोस्ट सर्विस का काम ठीक नहीं है। खेती में तो अंगूर अच्छे दिख रहे, लेकिन जब उधर 30 दिन के बाद जा रहे तो फिर वो क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसके जो कारण है, फिर वो पोस्ट सर्विस के जो भी टेक्नोलॉजी के कुछ कारण है, उसको समझने की कोशिश की। और लेकिन ये सब समझने के बाद उसको सुधारने का काम करते रहे हम लोग। और फिर जो है कि जो प्रॉब्लम है, मतलब अंगूर की खेती में जो खेती में इशू है, या उसके बाद पोस्ट सर्विस में, वो सब निकालने का काम करते रहे। और 2006 से फिर 2010 तक का एक जो सफ़र रहा कि हमने फिर उसमें कुछ सफलता देखी और एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखी। 2010 में एक बड़ा प्रॉब्लम पूरे अंगूर के किसानों ने देखा। जितना भी अंगूर इंडिया से यूरोप में जा रहा था, वो सब रिजेक्ट हुआ, एक साथ पूरा रिजेक्ट हुआ। और उसका कारण था कि जो अंगूर में एक केमिकल थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के उनके नाम से थोड़ा सा ऊपर डिटेक्ट हुआ, टेक्निकल मिस्टेक थी। और मिस्टेक का कारण भी वो अपेडा और जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है NRC ग्रेप्स, उनकी एक छोटी सी मिस्टेक वो कारण था। लेकिन नुकसान हुआ, नुकसान में हर एक किसान को और हर एक जो भी जिसने एक्सपोर्ट किया, सबको नुकसान हुआ। वो नुकसान था 250 करोड़ का। तो एक दिन में सब लोग पूरे रोड पे आ गए। मेरा पर्सनल भी तब 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ एक दिन में नुकसान। और नुकसान का कारण तीसरा स्टेक होल्डर, मतलब गवर्नमेंट और अपेडा, अभी उनको सिर्फ बोल के कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है, आप हमारा नुकसान भर के दो, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। 2010 से अभी 2025, मतलब 15 साल है। 15 साल अभी भी कोर्ट में मैटर चल रहा है और हम लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारा नुकसान का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। हुआ कुछ नहीं है। जितने भी लोग थे उस ग्रेप एक्सपोर्ट में उस दौरान, वो फिर बहुत सारे किसान थे जिन्होंने खुद एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी। कोऑपरेटिव थी महाग्रेप जैसा, फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ITC से लेके टाटा या अदानी बड़े कारपोरेट भी थे। सब ने घाटा देखा, सब फंस गए। और सब ने फिर तब मतलब बहुत सारे लोगों ने अंगूर की खेती करनी छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने अंगूर का एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया। मेरी सिचुएशन अलग थी, मैं कहीं भाग नहीं सकता था। डू और डाई जब सिचुएशन बनती है तो आदमी एक तो
खुदकुशी करेगा या फिर कुछ तो अलग करके जाएगा। और वैसे सिचुएशन हुई 2010 में। मुझे जो समझा कि इस तरीके के प्रॉब्लम जहाँ गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं ला सकती और फिर उल्टा और नुकसान का कारण बन सकती है, वहाँ हमें ही ऐसे एक अभी ताकतवान कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जिसमें हर एक प्रश्न का उत्तर भी हो और जिसमें क्षमता हो कि हम हमारी फिर खुद की ताकत से आगे बढ़े। और वो सोच से फिर सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी 2010 में शुरुआत हुई। एक ऐसी सोच कि हम लोग एज अ ग्रेप फार्मर हम लोग साथ में आए, हम ही हमारी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिसमें पूरी जितने भी हमारे ग्रेप के प्रश्न है वो फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से है या मार्केट में अलग अलग कंपटीशन की वजह से है या पोस्ट सर्विस के, सब प्रश्न का उत्तर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत से निकालेंगे और फिर हमारी खेती अंगूर की खेती वो हम लोग फायदे वाली करें और शाश्वत भी करें। और वो सोच से 2010 से हमने जो काम चालू किया, आज 2025 से आपने नंबर देखे होंगे कि जो कुछ है सह्याद्री इज़ द लीडिंग ग्रेप एक्सपोर्टर फ्रॉम द कंट्री। टोटल देश में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है ग्रेप का उसमें 17-18% सह्याद्री की फार्मर कर रहे हैं। जो 10 फार्मर थे 2004 में सह्याद्री शुरू होने से पहले, जब सह्याद्री शुरुआत हुई तब 110 थे। 110 के 750 फार्मर जो शेयर होल्डर बने ऑर्गेनाइजेशन के, सब फार्मर ओनर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इक्वल ओनर है, मतलब उसमें कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब जो कोऑपरेटिव का कल्चर है वही प्रोड्यूसर कंपनी का कल्चर, सब ओनर है। और सब मिलके एक तो खेती तो खुद की कर रहे हैं, लेकिन आगे का खेती का जो भी अपना अंगूर का व्यापार है या अंगूर का जो भी कुछ है उसका प्रोसेसिंग है, सब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इकट्ठा हो रहा है। और ये जो हुआ 2010 में शुरुआत, और एक विजन से कि हमने एक दिशा रखी कि 5 साल में हमें यहाँ पहुँचना है। आज हमारी हालत जैसे हो ठीक है 2010 में, लेकिन 2015 में हमें देश में नंबर 1 पे अंगूर एक्सपोर्ट में जाना है। दिशा रखी और उसको हमने 2016 की ये था टारगेट, 2015 में 1 साल पहले अचीव कर दिया। तो मतलब मेरा पॉइंट एक ही कि अगर ठाम ले हम लोग, अगर एक हमारी अगर उस सोच से अगर क्लियर है और उसके साथ उसमें ऑनेस्ट एफर्ट है तो हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। जो यहाँ आईटी सेक्टर में हुआ, जो धारवाड़ बेंगलोर में आईटी सेक्टर के लोगों ने करके दिखाया, वो एग्रीकल्चर में भी पॉसिबल है। इसमें भी इसी तरीके का ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। जो नासिक में अंगूर में हुआ वही मैंगो में धारवाड़ में हो सकता है, वही अनार में आपके नियर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। बीजापुर में आपका की लाइम है, ऑरेंजेस है, उसका भी वही हो सकता है कि पूरे देश में हम लोग अंगूर की अपनी ऑरेंज की स्टोरी, डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी बना सकते हैं। ग्रेप तो है ही बीजापुर का, आज जो बीजापुर एरिया है यहाँ से लेके आपका ये गदग तक का एरिया है। तो हर एक फ्रूट क्रॉप में जो अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे हाथ में कैसे आए। हम लोग एज अ फार्मर एंटरप्रेन्योर कैसे बने, हम लोग एज अ बिजनेसमैन खुद को कैसे देखे। मेरी 2 एकड़ खेती है, लेकिन मतलब उसको खेती की जगह मैं उसको फैक्ट्री कैसे बोलूँ। ये फैक्ट्री मेरी 2 एकड़ मतलब मेरी फैक्ट्री है, और उसमें ये 2 एकड़ खेती में से फैक्ट्री में से मुझे मेरा टारगेटेड इनकम जनरेट करना है। मैं कल थोड़ा सा ये समझ रहा था कि मैंगो का इकोनॉमिक्स क्या है। प्रमोद जी बता रहे थे कि 4 टन मैक्सिमम यील्ड मैंगो का आपको मिल रहा है। 4 टन मुझे समझ में नहीं आया, 4 टन मैक्सिमम मैंगो 1 टन में 1 एकड़ में, और वो भी एवरेज से 2 टन ही निकल रहा है, बराबर है ना। अभी तो 1 टन ही भी आ गया। अभी उसको एवरेज मिल रहा है 40 रुपये 50 रुपये का भाव, मतलब 1 लाख रुपये का इनकम भी 1 एकड़ में नहीं बन रहा है, और उसमें खर्चा हो रहा है 50,000 60,000, तो हाथ में 30-40 हज़ार भी नहीं बच रहा है। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ खेती, मैं क्यों आम पैदा कर रहा हूँ, उसके साथ इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ। आम की मतलब जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में खेती हो रही है, कम से कम 20 लाख की ज़मीन होगी 1 एकड़, उससे नीचे नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। अभी 20 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखूँगा और एकदम 6% भी इंटरेस्ट आएगा तो भी 1.25 लाख रुपए मिलेंगे, बराबर है ना। इतना क्यों मैं झंझट करूँ, ये सब आम पैदा करूँ और उसको फिर बेचने के लिए कोशिश करूँ, रिस्क लूँ, बराबर है कि नहीं।
तो फिर ये तो सिंपल सोच होनी चाहिए ना। हम लोग अगर एज अ बिजनेस सोचे तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम लोग बहुत सारी गलतियाँ ऐसे कर रही है कि जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। सोच अभी हमें अलग रखनी पड़ेगी। मुझे 1 एकड़ में से कितना इनकम निकालना है वो पहले से क्लियर होना चाहिए। हमने सह्याद्री में सिंपल दिशा रखी। हमारे 90% फार्मर 3 एकड़ लैंड वाले हैं। 3 एकड़ के ऊपर ज़मीन ही नहीं है। पूरे इंडिया में एवरेज वही है, आपके यहाँ भी थोड़ा प्लस माइनस होगा। अभी 3 ही एकड़ लैंड है मेरे पास और 3 एकड़ खेती में मुझे मेरा घर अच्छी तरीके से चलाना है। अभी मैं गांव में थोड़ा सा रूरल एरिया में रह रहा हूँ तो थोड़ा खर्चा कम है, लेकिन फिर भी कम से कम 50,000 के नीचे किसी भी फैमिली का खर्चा नहीं है। मिडिल क्लास अगर हमें ये करना है, ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों को अच्छा स्कूल या फिर अच्छा कम से कम मेडिकल फैसिलिटी देना है और थोड़ा अच्छे तरीके से रहन मन रखना है, तो 50,000 रुपये तो कम से कम मेरे पॉकेट में महीने में आने चाहिए। और तो 12 महीने का मतलब 6 लाख रुपए बनता है और 6 लाख रुपए मुझे 3 एकड़ में से निकालना है, तो 2 लाख रुपए कम से कम मेरे हाथ में आने चाहिए, कम से कम। उसमें फिर क्लाइमेट का रिस्क, फिर और मार्केट का रिस्क, वो रिस्क फैक्टर जोड़ेंगे तो और 1 लाख रुपए ऊपर आने चाहिए। तो 3 लाख रुपए नेट मेरे हाथ में आना है। उसके ऊपर क्रॉप का खर्चा जो भी कोई एनुअल कॉस्ट है वो कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, तो मेरे हाथ में कम से कम 4 लाख रुपए आने चाहिए 1 एकड़ में, और वो भी हर साल आने चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 साल आ गए 2 साल फिर वापस नहीं आए, हर साल आने चाहिए। अभी 4 लाख का मेरे पर एकड़ का इकोनॉमिक्स मेरे मैंगो में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो उसके जो भी कारण है वो मुझे देखने पड़ेंगे। अभी सब जितने भी फार्मर या धारवाड़ में जितने भी मैंगो प्लांटेशन है 99% अल्फोंसो वैरायटी है, और अल्फोंसो को 4 टन के ऊपर यील्ड ही नहीं आ रहा है। अभी 2 टन ही आ रहे हैं। हमारे कोकन में भी वही हालत है, 1 टन के ऊपर ही नहीं आ रहा है। तो मुझे तो पहले प्रश्न मेरे मन में आता है, तो फिर मैं वो अल्फोंसो वैरायटी क्यों ग्रो कर रहा हूँ? क्या प्यार है वो अल्फोंसो के साथ कि नहीं मुझे तो वही ग्रो करना है, मैं तो दूसरा आम ही नहीं लगाऊंगा। आप पूरे आम में अभी यहाँ सब यूनिवर्सिटी के सब वाइस चांसलर सब लोग बैठे, सर मैंगो आई थिंक वी हैव मोर देन 1000 varieties इन इंडिया, करेक्ट ना? एंड ग्लोबली ऑल्सो 2000+ varieties आर देयर। तो आउट ऑफ दैट वाई अल्फोंसो, ओनली अल्फोंसो? अभी उसमें अल्फोंसो में फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, कस्टमर लाइक्स दैट मैंगो, सब है, लेकिन पैसा दे रहा है क्या? पैसा दे रहा है क्या? 20 रुपये 30 रुपये के ऊपर होलसेल में रेट नहीं है, बराबर है ना? 30-40 रुपये के ऊपर नहीं है। अभी एक तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी, उसकी यील्ड कम है तो उसकी कीमत उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, बराबर है? अगर 4 टन ही है तो कम से कम 100 रुपये में मैंगो जाना चाहिए, वो भी एक्स फार्म। हाँ, अभी एक्स फार्म है तो फिर वो रिटेल में कम से कम 200 रुपये 250 रुपये जाना चाहिए, और वो भी थ्रू आउट द सीजन। 200 रुपये जाता भी होगा लेकिन पहले 10-12 दिन के लिए जाता होगा, मेन पीक पीरियड में जाता ही नहीं है रिटेल में, क्योंकि तब मतलब एक छोड़ के और दूसरे आम आ जाते हैं। फिर आपका तोतापुरी भी आ जाता है, आपका केसर भी आ जाता है, बैंगनपल्ली भी आ जाता है, कितने आम आ जाते हैं। आम के साथ बाकी भी फल है उसी दौरान मार्केट में, तब फिर पोमोग्रेनेट भी होगा, अनार भी होगा, केला भी होगा। अब ये सब में मुझे उतना रेट मिलना इतना आसान है क्या? तो रेट बढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जहाँ 4 टन की जगह 10 टन आम आए, इस तरीके का कोई वैरायटी, इस तरीके का कोई सोच वैसे लाना पड़ेगा। अभी क्लाइमेट की वजह से आपने बोला बहुत सारे प्रॉब्लम है क्लाइमेट के, और उसमें ये डर जा रहा है। ब्राज़ील में हम लोग गए थे पिछले साल, हमारे ग्रेप कुछ वैरायटी हम लोग लेके आए, तो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए ब्राज़ील गए थे। तो जो एरिया है पेट्रोलिना करके एरिया है, तो वहाँ ग्रेप के साथ मैंगो भी बहुत मोटे तौर पे होता है। बारिश का सीज़न था वहाँ, तो मतलब ऐसे कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 365 डेज 300 डेज क्लाउडी क्लाइमेट है। मुझे आश्चर्य था कि वो क्लाउडी क्लाइमेट में मैंगो पे फ्लावरिंग था, और उनका कम से कम है ना ऑलमोस्ट 150 डेज है ना मैंगो का हार्वेस्टिंग चलता है। हमारे यहाँ 60 डेज के ऊपर मैंगो हार्वेस्टिंग ही नहीं करते हम लोग, और 60 दिन में भी 30 दिन ऐसे होते कि सब पूरा मैंगो गलट होके आ जाता है, और 30 दिन में उसको बेचना भी है और उतना उसकी वैल्यू भी निकालना है। अभी अगर वैरायटी ऐसे कि जो 60 दिन की जगह हम लोग 150 दिन हम लोग हार्वेस्टिंग कर पाए,
उस तरीके का अगर वैरायटी या उस तरीके का जो सॉल्यूशन अगर हम लोग तैयार करें तो फिर जो ग्लट सिचुएशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंगो अगर लोग तो खाने के लिए तैयार है, आप आज भी मैंगो देखो अच्छी क्वालिटी का तो लोग खाने के लिए तैयार है। मतलब मार्केट में 365 दिन डिमांड है, हम लोग प्रोड्यूस 365 दिन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग 60 दिन में ही पैदा करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन टेक्निकली लाना पड़ेगा, वैसे स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। एक वैरायटी पे डिपेंड रहने की जगह 2-3 वैरायटी, और वो वैरायटी भी कम से कम 10 टन पर एकड़ यील्ड आएगा। और वो अलग अलग सीज़न की अगर होती है तो सीज़न एक्सटेंड हो सकता है, आपकी रिस्क डिवाइड हो सकती है। एक ही वैरायटी के साथ आप जो रिस्क लेके चल रहे हो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये प्रॉब्लम हमने अंगूर में भी देखा है। ग्रेप में आपको मालूम होगा थॉमसन वैरायटी, थॉमसन एक ही वैरायटी पिछले 50 साल से चलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो थॉमसन में यही प्रश्न, क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले नुकसान, यील्ड का इशू, 12 टन वगैरह का यील्ड अभी आज 5-6 टन भी निकल नहीं रहा है, ऊपर से क्लाउडी क्लाइमेट की वजह से फ्रूटफुलनेस ही नहीं है। ये सब में ग्रेप इंडस्ट्री फंसी हुई है। और सह्याद्री के फार्मर जो हमने 7-8 साल पहले स्ट्रैटेजी रखी कि हमें वैरायटी बदलने पे काम करना पड़ेगा, हमें सीज़न एक्सटेंड करने पे काम करना पड़ेगा, हमने 10 साल पहले काम चालू किया। ग्लोबली जो अच्छी वैरायटी है उसका कलेक्शन से लेके उसमें जो बेस्ट वैरायटी है उसका परफॉर्मेंस और उसमें स्ट्रैटेजी बनाई। आज सह्याद्री के फार्मर हम लोग दिसंबर से लेके जून तक अंगूर पैदा कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस वैरायटी है, यील्ड अच्छा है, कॉस्ट कम है। तो ये जो बेसिक रिसर्च है ये एक तो यूनिवर्सिटी लेवल पे या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करना पड़ेगा, वैसे एक सोच लानी पड़ेगी। तो वैराइटल चेंज आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मैंगो इंडस्ट्री। आपका धारवाड़ का इशू नहीं है, सो दिस इशू इज़ विथ ऑल द मैंगो इंडस्ट्री, इवन ऑल द फ्रूट इंडस्ट्री, एवरीवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन आइदर 1 or 2 वैरायटीज़। और वो वैरायटी के अराउंड हम लोग जो हमारा रिस्क ले रहे हैं, आई थिंक दैट रिस्क वी नीड टू मिटिगेट विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर वैराइटल इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो एक्सटेंडिंग द सीजन। और उसके लिए फिर ग्लोबली क्या हो रहा है, आपके क्रॉप में क्या हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। हम लोग अभी ये अल्फांसो भी वैरायटी, जो ये वैरायटी कौन सी है, इसका भी ओरिजिन आपको सबको मालूम है, पोर्तुगीज लोग लेके आए, ये कई ब्राज़ील से कई से लेके आए, कितने साल, मतलब ये 400-500 साल पहले। मतलब दिस इज़ नॉट अ नेटिव वैरायटी। अभी अगर हम लोग वैसे सोचे कि पूरे दुनिया में जो कुछ अच्छा है आज के हिसाब से वो सब हमें लाना पड़ेगा और उसको सही तरीके से हमें ये पूरा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो धारवाड़ से कम 6 महीने के लिए या हो सके तो 8 महीने के लिए आम कैसे हम लोग सप्लाई करें, और वो भी नॉट ओनली टू इंडियन मार्केट, टू ग्लोबल मार्केट। और उस हिसाब से जो राइट वैरायटी है वो लानी पड़ेगी। दूसरा, जो वैरायटी बाय सी ट्रैवल कर सकती है, मतलब इंस्टेड ऑफ बाय एयर, हम लोग बाय एयर एक्सपोर्ट करने की जगह बाय सी कैसे उसको करें, ट्रैवल करें, मतलब जिसमें शेल्फ लाइफ, मैंगो का शेल्फ लाइफ कम से कम 60 दिन का, हार्वेस्टिंग करने के बाद 30 दिन वो बाय सी ट्रैवल करे और 30 दिन का फिर मार्केटिंग का विंडो मिले, तो कम से कम 50 से 60 दिन का शेल्फ लाइफ मिले। ऐसी वैरायटी हमें आगे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अदरवाइज मार्केट डेवलप ही नहीं होगा। तो ये वैराइटल लेवल पे मुझे लगता है कि इसके सोच लानी पड़ेगी। ये काम मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी और जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है साथ में मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली हमें 5 साल के बाद 10 साल के बाद चेंज दिखने को मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मार्केट की तरफ, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे इम्पोर्टेंट है कि मैंगो में सेल प्राइस कैसे बढ़ाए। मैं डॉक्टर पोद्दार सर को बोल रहा था कि 4 फैक्टर जो है एक साथ जो काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का, दूसरा सेल प्राइस इम्प्रूवमेंट का, और सेल प्राइस कब बढ़ेगा जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी काम करना पड़ेगा। 3 फैक्टर। और चौथा, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगे। जो मैंगो प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसमें लेबर से लेके पेस्ट डिसीज है वो कम कैसे हो, तो चारों फैक्टर को साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काम जो है, इसके साथ सेल्स प्राइस का अगर आपको इंप्रूवमेंट देखना है तो आपको फ्रेश और प्रोसेसिंग का एक साथ सोचना पड़ेगा। आज जो हो रहा है, आप मैंगो पैदा करने के बाद आप बेच रहे हो मार्केट में, एक तो जा रहा है रिटेल में एज अ फ्रेश, या तो दूसरा जा रहा है प्रोसेसिंग में, कैनिंग में जा रहा है, या फिर एसेप्टिक पल्प में जा रहा है, या तीसरा फिर
अपना इसमें कोई पिकल वगैरह जो इंडस्ट्री उसमें जा रहा है। सर इसमें मैंगो प्रोसेसिंग में एक अलग सोच से काम करना पड़ेगा। जिस तरीके ग्रेप में सॉरी इसमें मिल्क में काम हुआ है। मिल्क आप देखिए, मिल्क एक रॉ मटेरियल है, लेकिन मिल्क के कितने प्रोडक्ट आज कस्टमर लेवल पे अवेलेबल है। एक ही सेंट्रलाइज लेवल पे मतलब जो मिल्क का प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ सब मिल्क आ रहा है और उसमें से फिर जितना फ्रेश मार्केट में जाना है उतना फ्रेश में जा रहा है और बाकी बचा हुआ प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग तरीके से। एक ही जगह पे वो मिल्क से फिर उसका कर्ड बन रहा है या उसका पनीर बन रहा है या उसका घी बन रहा है या उसका आइसक्रीम बन रहा है। कम से कम 120 प्रोडक्ट एक ही जगह पे एक ही रॉ मटेरियल से बन रहे हैं और वो एक ही जो सप्लाई चेन है जो कस्टमर तक जा रही है वो सप्लाई चेन में जा रहे हैं। अगर ये मिल्क में हो सकता है तो फिर मैंगो में क्यों नहीं हो सकता। मैंगो अगर आप देखोगे तो मैंगो के भी कम से कम 100 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनते भी है, लेकिन वो अभी जो हो रहा है वो स्कैटर्ड लेवल पे। कोई तो सिर्फ मैंगो फ्रेश बेच रहा है या कोई तो सिर्फ फिर मैंगो का पल्प बना रहा है, कोई तो सिर्फ मैंगो का अचार बना रहा है। उसकी जगह एक सेंट्रलाइज अगर मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन आपका जो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आप कुछ सोचोगे आगे तो उसकी एक सेंट्रलाइज लेवल पे अगर ये मैंगो के पूरे अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का एक पूरा इकोसिस्टम बनता है तब फिर आपको प्राइस कंट्रोल करना पॉसिबल है। फ्रेश में रेट नहीं मिल रहा है तो प्रोसेस में कन्वर्ट करो, लेकिन टारगेट रख के कि कम से कम एक 4 लाख का इनकम जनरेट करना है। तो ये जो सोच है ये इंटीग्रेटेड सोच इसको बोलते हैं, इकोसिस्टम की सोच बोलते हैं कि प्रोडक्शन के साथ पोस्ट सर्विस मार्केटिंग का इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ। ये करेंगे तो डेफिनेटली मैंगो में अलग सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा और एक पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि सिर्फ मैंगो पे अगर एज अ फार्मर मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है और मेरा पूरा मैंगो ही एक ही क्रॉप है, तो वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी है। पूरे साल में मेरे पास इनकम कब आएगा? सिर्फ मई महीने में, अप्रैल मई महीने में आएगा और वो भी मतलब एक 30 दिन मेरे पास पैसा आने वाला है और 330 दिन मैं उस पर खर्चा करने वाला हूँ। और उसी 30 दिन में जब पैसे आने वाला है तभी बैड लकीली क्लाइमेट ही ख़राब हुआ, बारिश आ गई या फिर दूसरा मार्केट सिचुएशन क्रैश हो गई, तो मेरा पूरा इनकम रिस्क में मैं लेके आ रहा हूँ और अगला इनकम आएगा अगले साल। ये जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हमें एक क्रॉप के सपोर्टिव दूसरा क्रॉप उसमें डालना चाहिए या लेना चाहिए। सिर्फ मैंगो का अकेला इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा, मैंगो के साथ आपको दूसरा कोई अलग सीज़न वाला क्रॉप जो अलग सीज़न में मतलब जनवरी फरवरी में आएगा या फिर आपका सितंबर अक्टूबर में आएगा, ऐसा क्रॉप आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और वो जोड़ के फिर अगर आपकी इकोसिस्टम आप बनाने की कोशिश करोगे फिर वो भी सही दिशा होगी। हमने वो ग्रेप और टमाटो में किया, आपने अगर देखा होगा हमारा ग्रेप का क्रॉप आता है जनवरी से लेके अप्रैल में और उसको हमने जोड़ा टोमेटो के साथ जो आता है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले क्रॉप एक ही इकोसिस्टम में पूरे फार्मर जो टोमेटो और ग्रेप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है और एक ही इकोसिस्टम केयर कर रही है, वो मार्केटिंग का भी, प्रोसेसिंग का भी और प्रोडक्शन का भी, तो वो सही तरीके से जाएगा। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप जितने भी है हमारे आम से लेके अंगूर से लेके अनार या फिर और कोई सब्जी, ये सब क्रॉप में हमें इंटीग्रेटेड सोच एक 2 या 3 क्रॉप का मिला के अगर करते हैं तभी फिर हम लोग मिल को पैरेलल सिस्टम बना सकते हैं। मिल जैसे सिर्फ एक क्रॉप में, सिर्फ अंगूर में या सिर्फ मैंगो में पैरेलल सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि मिल्क ईयर राउंड प्रोडक्ट है। 365 दिन है ना, मिल्क प्रोड्यूस भी होता है तो और कस्टमर डिमांड भी करता है। फलों में क्या है, डिमांड 365 दिन है, कस्टमर रेडी खाने के लिए, लेकिन हम लोग 365 दिन पैदा ही नहीं कर पा सकते क्योंकि नेचुरल ओपन एनवायरनमेंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो एक क्रॉप की जगह अगर 2 और 3 क्रॉप मिलके अगर हम लोग एक इकोसिस्टम बनाए तो फिर सही तरीके से हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप में स्टेबिलिटी देख सकते हैं और एक प्रोग्रेस देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सबको शेयर करने थे। आई थिंक टाइम को थोड़ा सा समझते हुए क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 बजने का है, बाकी लोगों को भी बात करना है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे सिर्फ एक ही लास्ट में पॉइंट बोलना है। इस तरीके से जो मैं अभी जितनी भी मैंने बातें की उस तरीके से अगर कोई आपका एक्शन पॉइंट है पोद्दार सर, अगर आप सोच वैसे रख रहे हो कि मैंगो का ये इकोसिस्टम धारवाड़ में इसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना है और उसको इंटीग्रेट करना है एक दूसरे के साथ, तो सह्याद्री की तरफ से जो भी सपोर्ट है यहाँ मैंगो का इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए
आपने देखा होगा हमने ऑलरेडी हमारा एक्शन किया है, हमने ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं हम लोग। अंगूर के साथ मैंगो भी हमारे इकोसिस्टम में हमने जोड़ा है। हमने महाराष्ट्र में ये सोच रखा है कि हम लोग नासिक में अंगूर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे जो कोकन एरिया में जो किसान हैं जो मैंगो ग्रो कर रहे हैं, या फिर अनार अपना सोलापुर में ग्रो करने वाले, मराठवाड़ा में सिट्रस ग्रो करने वाले, तो महाराष्ट्र के जितने भी फ्रूट ग्रोअर है हम लोग साथ में आके एक साथ हमारी कैसे इकोसिस्टम बनाए, तो उस लाइंस पे हमने ऑलरेडी एक्शन किया है। हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी मैंगो हमने लिया हुआ है, और मैंगो के फार्मर, ग्रेप फार्मर हाथ में हाथ डाल के कैसे चले, ये ऑलरेडी हमने कुछ एक्शन किया है। तो हमारी तरफ से जो भी कुछ सपोर्ट या फिर कोई आपको और कोई एक्सपेक्टेशन होगा, तो मैं डेफिनेटली उसमें आपको पूरा सहयोग हमारी तरफ से करने की कोशिश करूँगा। पूरा कोऑपरेशन सयाजी की तरफ से रहेगा। हमारे जितने भी कोई एक्सपीरियंस है पिछले 30 साल के, सयाजी का खुद का तो 15 साल का है, लेकिन एज अ ग्रेप इंडस्ट्री कम से कम 30 साल के एक्सपीरियंस है। वो सब एक्सपीरियंस आपके काम आए। हमने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ आपसे ना हो, आपका रास्ता आसान हो, ये और उसके लिए मतलब अगले 5 साल में ही या एक स्ट्रांग मैंगो का इकोसिस्टम बने, जितने भी आज के आपके प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकले। उसके लिए जो भी कुछ काम करना है तो उस काम में हमारा आपको सहयोग रहेगा। बस इतना ही मैं आप सबको आश्वासित करूंगा, और एक बार सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपके साथ बात करने का मौका दिया। सबको धन्यवाद।